बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बद्दुआ का खात्मा कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। मुझे इससे पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी। उस दिन मैं सारा दिन बस इसी के बारे में सोचता रहा कि ये महकता हुआ गुलाब किस आंगन का है। रात के 12 बजे थे। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। मेरा ध्यान उसी महजबीन की तरफ था। उसी वक्त मेरी निगाह दाएं जाने वाली खिड़की पर पड़ी। मैं चौंक सा गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वहां कोई है। वो एक सफेद साया था, सफेद साड़ी में लिपटी किसी औरत का साया। वो मेरी तरफ देखकर दबी आवाज में हंस रही थी। गुप्त अंधेरे में भी रोशनी सा गुमान महसूस हो रहा था। इसकी हंसी सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे हाजतमंद ने मंदिर की घंटियां बजा दी हों। मैं जैसे ही उस तरफ पहुंचा, वो साया गायब हो गया। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे साथ खड़ा है। उसी वक्त मेरे कानों में एक सरगोशी सी सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम भी नहीं बचोगे, सब मरेंगे। मैं हैरान था कि आखिर ये आवाज किसकी है। जरूर उस हवेली में कुछ था, या फिर वो मेरी नजर का वहम था। नाम लूम वो किसका साया था। वालिद साहब की जुबानी पर दादा की खुदकशी का इल्म हुआ था। मैं नहीं जानता था कि उन्होंने खुदकशी क्यों की। दूसरी सुबह रात वाले वाक़े का असर मुझ पर मौजूद था, मगर मैंने इसे वहम समझकर टाल दिया। मैं नाश्ते की टेबल पर बैठा हुआ था तो वो मुझे फिर नजर आई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा तरोताजा और खूबसूरत लग रही थी। नाश्ते वाले कमरे से बैरूनी बाग का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। वो बाग में मौजूद क्यारियों को पानी दे रही थी। मैं नहायत ही खामोशी से इसे काम करते देख रहा था। फजलू, ये लड़की कौन है? मैंने साथ खड़े नौकर से पूछा। सरकार, इसका नाम रुखसार है और ये फजल दीन माली की बेटी है। फजलू बीमार है, इसलिए इसकी जगह आई है। फजलू ने जवाब दिया। बुलाओ इसे, मैंने फजलू की तरफ देखकर कहा। मेरी बात सुनकर फजल दीन ने मुझे नहायत अजीब सी नजरों से देखा और बाहर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो इसके साथ रुखसार मौजूद थी। वो फजलू के साथ ही खड़ी हो गई। फजलू, तुम जा सकते हो, मैंने फजलू की तरफ देखे बगैर कहा। फजलू ने इस बार नहायत ही मैंने खेस नजरों से मेरी तरफ देखा और कुछ कहे बगैर ही चला गया। रुखसार सहमी हुई खड़ी थी। इसके अंदाज से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी बाग खड़ी होगी। बैठो, नाश्ता करो। मैंने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। जी, जरूरत से ज्यादा तवील हो गया था। मैंने कहा, तुम हमारे साथ नाश्ता करो, मैंने हुक्म भरे लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर वो हैरत ज़दा रह गई। सरकार, हम आपकी रियाया हैं, साथ कैसे बैठ सकते हैं? ये मेरा हुक्म है। नहीं सरकार, हमें माफ करें। ये कहकर वो बात खड़ी हुई। इसकी इस हरकत पर मुझे गुस्सा आने की बजाय और प्यार आने लगा और एक पल में मैंने इसके साथ शादी का फैसला कर लिया था। मैंने जगीर के मुंशी अहमद बेग से बात की। अमीर मुंशी का खानदानी कई पुश्तों से हमारी खिदमत करता चला आ रहा था। अगर हम नस्ली जगीरदार थे तो वो नस्लदार नस्ल हमारे मुंशी थे। मीर मुंशी साहब, मैंने शादी का फैसला कर लिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपने शादी का फैसला कर लिया है, मगर वो खुशनसीब लड़की है कौन? मैं फजल दीन माली की बेटी रुखसार से निकाह चाहता हूँ। ये बात सुनकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सरकार, फजल दीन एक कमी है, इससे आपके खानदान वकार और इज्जत को दपा लगेगा। मोहब्बत ऊंच नीच जात पात को नहीं देखती। आप शाम तक मुझे बात करके इतला दे, आप जा सकते हैं। वह हैरत ज़दा अंदाज में उठा और गुमसुम बाहर चला गया। शाम गुजर गई लेकिन मुंशी आया ही नहीं और रात के 8 बज चुके थे। मैं ना उम्मीद सा हो गया। मैं कमरे में आकर पलंग पर आंखें मूंद कर लेट गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने झट से आंखें खोल दी। मैंने देखा कि वही सफेद साया खिड़की के सामने खड़ा था। इसका बदन यूं चमक रहा था जैसे अंधेरे में रोशनी की किरणें। अचानक मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई रो रहा हो और सिसकियों की आवाज तेज हो गई तो मैं बुखलाकर उठ बैठा। जिस साये को मैं वहम समझा था, वाकई वो साया हकीकत था। मैं जल्दी से गोंद पहनकर बाहर आ गया। मैं कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में आ गया।
وہ سایہ دور کھڑا مجھے دکھائی دے رہا تھا، اس کے خد و خال صاف نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ کوئی عورت تھی جو کہ مجھے اشارہ کر کے بلا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں ہوا کے دوش پر تہر رہی تھی، جیسے مجھے اپنے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی سنائی تھی۔ شہباز شہباز، میں کئی صدی سے پیاسی ہوں، میرا دل میری روح تمہاری محبت کے لیے ترس رہے ہیں۔ درد کرب میں ڈوبی آواز سن کر میرا دل لمحہ بھر کے لیے اداس ہو گیا۔ میں اس سائے کے پیچھے چل پڑا۔ برآمدے سے دوسری طرف سیڑھیاں تھی جو کہ اوپر کی منزل کی طرف جاتی تھی۔